हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस एक डिजीज है, जेनेटिक डिसऑर्डर है जो एक जीन के अंदर डिलीशन होने से उत्पन्न होता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर लंग्स के अंदर इन्फेक्शन अधिक हो जाता है और जो म्यूकस है वो बिना सिस्टिक फाइब्रोसिस के नॉर्मल पेशेंट या नॉर्मल जो हेल्दी इंडिविजुअल होता है या स्वस्थ व्यक्ति जो होता है उसमें म्यूकस सीक्रेशन थिन होता है। लेकिन जब सिस्टिक फाइब्रोसिस हो जाता है तो उस कंडीशन में जो म्यूकस है वो थिक हो जाता है। इसी टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस ये अगर हम देखें तो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसमें ये जब होगा, ध्यान रखना, ये तब होता है जब नो कॉपी ऑफ फंक्शनल जीन यानी कि बोथ कॉपीज आर म्यूटेटेड, यानी कि जब सिस्टिक फाइब्रोसिस यानी कि एक प्रोटीन है जिसका नाम है CFTR, ये एक प्रोटीन होती है, इसका नाम है सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर, ये एक प्रोटीन होता है CFTR। तो CFTR प्रोटीन, इसका नाम है सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर। जब इसकी दोनों जीन नॉर्मल होती है तो उस समय नॉर्मल CFTR प्रोटीन बनता है। जब इसकी एक जीन काम करना बंद कर देती है तो वो इंडिविजुअल कैरियर हो जाता है। और जब बोथ कॉपीज बंद कर देती है अपना काम, यानी कि दोनों कॉपी जब म्यूटेट या उत्परिवर्तित हो जाती हैं तो उनसे बनने वाला जो प्रोटीन है वो बिल्कुल कंप्लीटली नॉन फंक्शनल बनेगा। तो उस कंडीशन में CFTR प्रोटीन काम नहीं करेगा और उसके जो फंक्शन है उनमें परिवर्तन होने से जो म्यूकस है वो थिन से थिक हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। लंग्स के अंदर इन्फेक्शन की रेट कई गुना बढ़ जाती है। लाइनिंग जो है म्यूकस की वो और मोटी हो जाती है, स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है, किडनी, पेनक्रियाज, लंग्स इनके फेलर होने की संभावना हो जाती है। एज जो है वो पेशेंट की 45 to 50 ईयर्स रह जाती है, यानी कि काफ़ी अगर देखा जाए तो ये और कुल मिलाकर के बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना उस पेशेंट को करना पड़ता है। बार बार उसे खांसी आना और खांसी के साथ जो बलगम है वो साफ ना होना, तो ये इसका एक लक्षण होता है। तो इससे जो CFTR है, देखिए काम क्या करता है CFTR कि जैसे ये है सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन है। इस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ये इस तरह से निकले होते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन है ना, तो ट्रांस मेम्ब्रेन का मतलब है कि दोनों साइड में इस तरह से निकले होंगे, ऐसे इस तरह से, ठीक है। और ये एक चैनल है, अगर हम इसको देखें तो दिस इज द आयन चैनल, ये आयन चैनल है। और ये करता क्या है, इस जगह पर होते हैं क्लोराइड आयन, और ये क्लोराइड आयनों को यहां से इधर करता है, इन साइड से आउटसाइड में निकालता है, ठीक है। जब इसमें ये चैनल प्रोटीन यानी कि CFTR प्रोटीन नहीं बनता है, डिसफंक्शन हो जाता है, उस कंडीशन में जो क्लोराइड आयन है वो अंदर से बाहर की तरफ नहीं जा पाता है। जब ये अंदर से बाहर की तरफ नहीं जाएगा तो ये यही रह जाता है। तो दिस इज द इम्बैलेंस ऑफ
आयंस, इसकी वजह से जो लंग्स की, जैसे लंग्स की जो सेल्स होती हैं, लंग्स की जो सेल्स हैं, इस तरह मान लो ये लाइनिंग है लंग्स की, तो इस लाइनिंग के ऊपर यहाँ म्यूकस की सेल्स होती है, और ये म्यूकस की सेल्स नॉर्मल कंडीशन में ये इस तरह से थिन होती है, लेकिन उसके बाद जब ये इस तरह से काम नहीं करता है तो यही फिर थिक यानी कि मोटी हो जाती है, और यहाँ पर ये स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है लंग्स में। जैसे लंग्स का जो एरिया होता है एयर को अंदर लेने का, वो एरिया घटने लगता है, जिससे उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है बार बार। फिर उसे कुछ इनहेलर टाइप दिया जाता है, जिसकी वजह से, और वो इनहेलर जो है वो खुद एक क्लोराइड CFTR है, इससे संबंधित ही होता है, उसके अंदर भी यही होता है, जिससे कि जो क्लोराइड आयंस हैं इनको अंदर से बाहर निकालने का जो रास्ता है वो थोड़ा क्लियर हो जाता है, जिसकी वजह से थोड़ी सी जो इसकी स्वेलिंग है वो कम होती है, म्यूकस जो है वो थोड़ा थिक से थिन हो जाता है। लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, बार बार जी घबराना और बार बार ज़्यादा तेज खांसी आना, ये काफ़ी इसकी समस्या है। अब होता कैसे है, देखिए होता ये है कि इसका जो म्यूटेंट एलील है, उस म्यूटेंट एलील में डेल्टा F 508 ये है। अब ये डेल्टा F 508 क्या है, देखिए एक, जब हम सिस्टिक फाइब्रोसिस की जब सीक्वेंस देखते हैं एमिनो अम्ल की प्रोटीन के अंदर, तो 508वें नंबर पर होता है फेनिल एलेनिन। फेनिल एलेनिन 508वें नंबर पर होता है फेनिल एलेनिन, और जो डेल्टा है ना, इसका मतलब होता है डिलीशन। डिलीशन एफ रीजन से, ठीक है। तो होता ये है कि जो 508वें नंबर पर जो फेनिल एलेनिन है, ये फेनिल एलेनिन यहां से डिलीट हो जाता है, ठीक है। और डिलीट होने की वजह से ये जो सिस्टिक CFTR जो प्रोटीन बनता है, ये प्रोटीन अब डिफेक्टेड प्रोटीन बनता है, ठीक है। ये होता कहां पर है, ये जो डेल्टा F 508 है, ये इसकी जो पोजीशन है वो होती है क्रोमोसोम नंबर 7 पर, और किस जगह पर होती है, ये होता है Q बैंड, Q इसका हिस्सा होता है 31.2, यानी कि रीजन जो है वो 3 है, क्रोमोसोम 7 पर रीजन 3 है। ये जो 3 नंबर है ये बताता है रीजन, ये जो 1 है ये बताता है बैंड, और जो 2 नंबर है ये बताता है सब बैंड। तो जो क्रोमोसोम है उसके अंदर भी रीजन होते हैं, बैंड होते हैं, सब बैंड होते हैं। उस हिसाब से क्रोमोसोम नंबर 7 पर Q31.2 पोजीशन पर ये उपस्थित होता है, ठीक है, CFTR। और इसमें से जब 508वें नंबर का फेनिल एलेनिन को बनाने वाला आनुवंशिक कूट है वो गायब हो जाता है, यानी कि डिलीशन हो जाता है। यहाँ पर 3 न्यूक्लियोटाइड का डिलीशन होता है, जिसकी वजह से अब CFTR नहीं बनता है। जब CFTR नहीं बनेगा तो ताकि आपको क्लोराइड आयन जो है वो अंदर से बाहर नहीं जाएंगे, और उस कंडीशन में ये जो रोग है सिस्टिक फाइब्रोसिस ये हो जाता है। अब CFTR एक्चुअल में है क्या, ये प्रोटीन है वैसे तो, लेकिन ये प्रोटीन है किस से बनी, तो देखो प्रोटीन ये तो मैंने बताया दिया आपको कि ये क्लोराइड आयन चैनल है, क्लोराइड आयन चैनल है, ठीक है। इसमें कई भाग होते हैं, ये कौन कौन से भाग हैं, एक तो इसके अंदर होते हैं 2 ATP हाइड्रोलाइजिंग रीजन, यानी कि 2 ऐसे भाग होते हैं जो ATP ऊर्जा का यूज करते हैं, ठीक है। ये आयंस है, इनको चलाने के लिए ATP ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो 2 भाग ऐसे होते हैं इस प्रोटीन में जो ATP ऊर्जा का यूज करते हैं, किसको, इन आयनों को अंदर से बाहर निकालने के लिए। दूसरे इसमें 2 रीजन ऐसे होते हैं जिनके अंदर 6 अल्फा हेलिक्स रीजन होता है, अल्फा हेलिक्स रीजन होता है,
तो क्या करता है, क्रॉस करता है किसको, मेम्ब्रेन को। देखो ये जो क्रॉसिंग दिख रही है आपको, ये वाली, ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये अल्फा हेलिसेस है जो इसको क्रॉस करता है इस तरह से, ये क्रॉस करने वाला रीजन है। ठीक है, यहाँ पर हम कहें तो ये एटीपी वाला, मतलब प्रत्येक के अंदर 2 एटीपी रीजन होते हैं इस तरह से। ये अल्फा हेलिसेस रीजन है जो इस मेम्ब्रेन के आर पार निकला हुआ है, इसको हम ट्रांस मेम्ब्रेन इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ये मेम्ब्रेन के दोनों तरफ निकला होता है। उसके बाद एक रेगुलेटरी बाइंडिंग साइट भी होती है प्रोटीन के इसके अंदर, जो अलाउ करती है एक्टिवेशन ऑफ फॉस्फोराइलेशन होने से। जब हम कह रहे हैं ना एटीपी ऊर्जा का यूज होता है, तो एटीपी ऊर्जा का यूज होता है, इसका मतलब क्या है कि ये फॉस्फेट समूह को अटैच करेगी किसी के साथ, तो एक साइट ऐसी होती है जहां पर फॉस्फोराइलेशन होता है। तो तीसरा जो रीजन है वो ये है, एक रेगुलेटरी बाइंडिंग साइट है, इसको हम रेगुलेटरी बाइंडिंग साइट कहते हैं, रेगुलेटरी बाइंडिंग साइट कहते हैं। तो ये रेगुलेटरी बाइंडिंग साइट है, इससे फॉस्फेट समूह जुड़ता है। ठीक है, फॉस्फेट समूह जुड़ता है, इससे क्या होता है, इसका फॉस्फोराइलेशन होता है, फॉस्फोराइलेशन होता है। और उस फॉस्फोराइलेशन की वजह से ये जो ये एक्टिव होते हैं, ये जो चैनल्स हैं ये एक्टिव होते हैं क्योंकि एनर्जी के रूप में, एनर्जी लेने से एक्टिव होंगे, तो इसका मतलब एनर्जी के रूप में फॉस्फेट जुड़ेगा, एटीपी से एडीपी बनेगा। तो ये जो फॉस्फेट एक निकला है, ट्राइफॉस्फेट से डाइफॉस्फेट बना है, तो ये फॉस्फेट यहाँ पर जुड़ेगा इस तरह से। ठीक है, तो ये फॉस्फेट जुड़ने से एक्टिव हो जाएंगे। अब ये फॉस्फोराइलेशन होता किससे है, ये होता है भाई CAMP डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज होता है, CAMP डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज होता है। उससे इसका काइनेज जो होता है ना, काइनेज का मतलब ये फॉस्फेट देता है, मतलब जोड़ता है। तो इस एंजाइम की उपस्थिति में ये फॉस्फेट एटीपी से निकल करके इसके रेगुलेटरी बाइंडिंग साइट से जुड़ता है। तो अगर इसमें ये तो है ही भाई, ये बाहर की तरफ निकला होता है, तो इसका एक तो साइटोस्केलेटन की तरफ है और एक है साइटोप्लाज्म की तरफ। दिस इज द साइटोप्लाज्म एंड दिस इज द साइटोस्केलेटन, जिसको हम कोशिका कंकाल भी कहते हैं, कोशिका पंजर। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम इसकी इनहेरिटेंस और देखते हैं भाई इसकी इनहेरिटेंस कैसे होती है। तो देखो ये तो पता ही है हमें, अभी हमने जिक्र किया है कि ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो जो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होते हैं, ये सीधी सी बात है कि कभी भी इस कंडीशन में या इस कंडीशन में रोग नहीं होने देते, ये हमेशा इस कंडीशन में ही रोग होंगे, क्योंकि ऑटोसोमल रिसेसिव है जब तक ये दोनों रिसेसिव नहीं होंगे। यानी जब दोनों जीन एक्टिव हैं, कैपिटल आर कैपिटल प्रभावी है, तो ये नॉर्मल प्रोटीन बनाएंगे। इनमें से मान लो एक अप्रभावी हो गया तो ये नॉर्मल प्रोटीन बनाएगा, लेकिन इसको अब हम कहते हैं कैरियर, इसको हम कहेंगे हेल्दी। ठीक है, हेल्दी तो ये भी होगा लेकिन ये कैरियर होगा। ठीक है, इसको हम कहेंगे अनअफेक्टेड, ये अनअफेक्टेड है। दिस इज द अफेक्टेड इंडिविजुअल, जो भी होगा। अब हम यहां पर देखते हैं कि यदि मान लीजिए 2 अनअफेक्टेड कैरियर पेरेंट हैं, तो उनके बच्चों में इनहेरिटेंस किस प्रकार का होगा, ये देखिए। हेलो, यहां पर एक है अनअफेक्टेड बट कैरियर फादर है। ठीक है, एक है अनअफेक्टेड लेकिन कैरियर है, ले जाने वाला है, क्या है, मदर है। ठीक है, अब दोनों के हम सपोजेट मान लीजिए इनके ये है कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका भी कैपिटल आर स्मॉल आर है। ये ऑटोसोमल है इसलिए एक्स वाई से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इसके जो युग्मक बनेंगे वो कैपिटल आर स्मॉल आर, इसके भी गेमिट बनेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, दोनों में क्रॉस करवाया है। तो इसका संयोजन इससे होगा तो कैपिटल आर, इसका संयोजन इससे करवाते हैं तो दिस इज द कैपिटल आर स्मॉल आर।
अब दोनों का संयोजन इससे करवाते हैं, सपोज इट इससे करवाएंगे तो स्मॉल आर, और इससे करवाएंगे तो ये कैपिटल आर स्मॉल आर। दिस इज द, देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा भाई अनअफेक्टेड, इस पर कोई प्रभाव नहीं है, अनअफेक्टेड क्या, हेल्दी, ठीक है, जो भी बनेगा सन रोटर कोई प्रयोग नहीं बनेगा, ठीक है। उसके बाद ये देखो कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, ये दो बने हैं, ये होंगे भाई अनअफेक्टेड बट कैरियर, ठीक है। दिस इज द अफेक्टेड इंडिविजुअल, अफेक्टेड है ना, ये वही इसके अंदर डिसऑर्डर होगा, तो ये सिस्टिक फाइब्रोसिस होगा इसके अंदर। तो देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो 25% तो होंगे हेल्दी अनअफेक्टेड, ये जो 50% है ये होंगे कैरियर्स, और 25% जो है ये होंगे कैसे, अफेक्टेड, यानी कि इन्हीं के अंदर रोग होगा। तो दिस इज द इनहेरिटेंस ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर सिस्टिक फाइब्रोसिस। आशा करते हैं जो समझाया है, जो पढ़ाया है अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन पढ़िए, पढ़ने से सब होगा। थैंक यू वेरी मच।